चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिस्ट्रक्टर, यस, वैभव करें डिस्ट्रक्टर की, तो लास्ट क्लास में हमने ये तो देखा था कि डिस्ट्रक्टर को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये कंटेंट तो डिस्कस किया था, ये कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। इसी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि एक पिक्सल नाम की क्लास हमने बनाई थी, जिसमें अगेन वी हैव टू डेटा मेंबर्स, दैट इज ए एंड बी। ये दोनों इंटीजर डेटा टाइप के मेंबर्स हैं। अब अगेन मैंने बताया था कि मैंने क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर्स बताए हैं, तो जितना हम डिस्कस कर चुके थे उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं बात करूं सिंपली डिस्ट्रक्टर की, तो देखें डिस्ट्रक्टर का जो सिंटेक्स है, ठीक है, उस केस में सबसे पहले अगर कंस्ट्रक्टर की बात करें, तो कंस्ट्रक्टर के केस में हम क्या लिखते हैं, सिंपली क्लास का नेम, देन हमें जो भी आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई करने हैं, और कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर्स को किसी ना किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करना। ठीक है, हम सिंपली क्लास का नेम यहाँ पर मेंशन करते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टर। लेकिन डिस्ट्रक्टर के केस में यहाँ पर हमें सबसे पहले क्लास का नेम मेंशन करना होता है, देन हमें ये टिल्ट का साइन ये मेंशन करना होता है। ये डिस्ट्रक्टर को बनाने का तरीका है, ये उसका सिंपली सिंटेक्स है। ठीक है, मैंने इस केस में जो डिस्ट्रक्टर बनाया है वो सिंपली यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है। एग्जैक्टली अगर हम डिस्ट्रक्टर नहीं भी बनाए क्लास में, तो भी हमारे पास में जो क्लास बाय डिफॉल्ट हमें डिस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है, वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल होता है, जिसका काम ये रहेगा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट किए हैं उनको मेमोरी में से रिमूव कर देना और स्पेस को फ्री कर देना। ठीक है, तो हमने उस दिन लास्ट क्लास में 2 ऑब्जेक्ट्स बनाने देखे थे, प्लस मैंने ये भी समझाया था कि कौन से ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा। इसका एक तरीका मैंने आपको समझाया था कि सिंपली अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टर, तो जिस सीक्वेंस में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं उसका जस्ट अपोजिट सीक्वेंस होता है, उसका जस्ट रिवर्स सीक्वेंस होता है डिस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूशन का। अब कैसे, क्या बोला मैंने, एक एग्जांपल से इसको अभी मैं रिपीट करती हूँ। मैंने यहाँ पे P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, देन अगेन P1 की बात करूँ तो मैंने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है तो डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर तो कॉल होगा ही होगा। ठीक है, तो इस केस में कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देखते हैं। नॉन पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया है वो कॉल हो जाएगा, प्लस P1 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स, कौन कौन से डेटा मेंबर्स, ए और बी में सिंपली 10 और 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया। सेम अगर हम P2 ऑब्जेक्ट की बात करें, तो P2 ऑब्जेक्ट के केस में हमने यहाँ पर 300 और 400 वैल्यूज पास की है, तो इसका सिंपल सा जो मतलब है वो ये रहेगा कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जो हमने वैल्यूज पास की है वही P2 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में पास हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग 300 और 400 ये 2 वैल्यूज पास हो जाएंगी। ठीक है, ये देखें अगर मैं बात करूं डिस्ट्रक्टर की, सॉरी कंस्ट्रक्टर की, तो देखें इस केस में जो हमने वैल्यूज पास की थी वही ए और बी में। अब ये ए और बी किसके हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स को बिलोंग कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट P2 क्रिएट हुआ था तो हमने सिंपली जो वैल्यूज पास की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ए और बी में ये वैल्यू असाइन हो गई। अब यहाँ तक तो हमारे पास में कंसेप्ट बिल्कुल सेम है जो हमने कंस्ट्रक्टर में देखा। अब देखें यहाँ पे नया क्या है, हमें तो एक तो ये समझना है कि डिस्ट्रक्टर सिंपली कैसे कॉल होंगे, क्योंकि हमने डिस्ट्रक्टर बनाया है, इस केस में कॉल तो ऑटोमेटिकली होंगे, जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होगा। लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट डिस्ट्रक्टर के अंदर उसके कोड में मेंशन किया है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, वो कैसे हमें स्क्रीन पर विजिबल होगा। ठीक है, तो देखें इसको समझने से पहले मैंने यहाँ पर P2 ऑब्जेक्ट के साथ एक ऐड पिक्सल नाम का फंक्शन कॉल किया है। अब ये सिंपल जो ऐड पिक्सल नाम का फंक्शन है मैंने यहाँ पर P2 ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है,
तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। P2 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स जो हैं, कौन कौन से डेटा मेंबर, A और B की जो वैल्यू थी 300 और 400, उन्हीं में मैंने क्या किया है, 10 और 20 का एडिशन कर दिया। ठीक है, तो 400 प्लस 20 हमें पता है 420 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 300 प्लस 10 310 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो बात हो गई कि हमने जो ऑब्जेक्ट, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ ये फंक्शन कॉल किया था, उसी के डेटा मेंबर्स में हमने क्या कर दिया, वापस से वैल्यू असाइन कर दी। अब आप देखें यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं रिटर्न तो नहीं करवाया, लेकिन मैंने जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया था, अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर P2 ऑब्जेक्ट के साथ डिस्प्ले फंक्शन की, तो देखें P2 ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू थी वो पहले 300 और 400 थी, लेकिन जब हमने ऐड पिक्सल कॉल किया तो सिंपली वैल्यू यहाँ पर चेंज होकर कितनी हो गई, 300 और 310 और 420। ठीक है, 310 एंड 430। तो अगर हम डिस्प्ले करवाएंगे P2 की वैल्यू को तो सिंपली 310 और 420 डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ तक तो बात हो गई हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की। अब डिस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रक्टर, मैंने ये बताया था कि डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। पहली बात जब कोई ब्लॉक एंड होता है, ठीक है। दूसरी बात पर्टिकुलर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है या एग्जीक्यूशन ओवर हो जाता है। तो देखें इस केस में P1 और P2 दो ऑब्जेक्ट्स थे, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था, मैं जो बोल रही हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रक्टर के कॉलिंग की, ठीक है। प्लस मैंने ये भी बताया था कि कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग का जस्ट रिवर्स सीक्वेंस है। तो ध्यान दीजिएगा, P1 ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट हुआ है, देन P2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले जो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा वो P2 ऑब्जेक्ट का कॉल होगा। P2 ऑब्जेक्ट मतलब P2 ऑब्जेक्ट मेमोरी में से इरेज होगा। देन डिस्ट्रक्टर किसके लिए कॉल होगा, लास्ट में P1 ऑब्जेक्ट के लिए। अब स्क्रीन पर हम कैसे देखें ये आउटपुट, तो देखें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए तो सिंपली आप Alt प्लस F5 की प्रेस करेंगे तो आपको डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ये स्टेटमेंट दो बार स्क्रीन पर विजिबल होगा। पहली बार ये स्टेटमेंट किसके लिए यहाँ पर कॉल, पहली बार डिस्ट्रक्टर किसके लिए कॉल होगा, P2 ऑब्जेक्ट के लिए, और सेकंड टाइम यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टर कॉल होगा P1 ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिस्ट्रक्टर के कॉलिंग की। अब एक छोटा सा कंसेप्ट मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगी। देखें हमने जो ऐड पिक्सल फंक्शन देखा, अभी तो मैंने यहाँ पर कोई भी ऐसे नया ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया, लेकिन इस केस में अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर पिक्सल P5 के नाम से एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करती, तो अब ये ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में क्रिएट हुआ है। कब क्रिएट होगा, जब ऐड पिक्सल यहाँ पर फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते डिस्ट्रक्टर के कॉलिंग की, तो देखें जब ये पर्टिकुलर फंक्शन या मैं यूं कहूं कि ये ब्लॉक टर्मिनेट होगा, तो हमें अगर हम बात करना चाहें डिस्ट्रक्टर की, तो P5 ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मेमोरी में से इरेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले डिस्ट्रक्टर इसी का कॉल होगा। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कि कब किसके साथ डिस्ट्रक्टर कॉल होना है, कौन सा ऑब्जेक्ट पहले फ्री होगा। चलिए, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ओके, तो इस केस में यहाँ पर आउटपुट में हमें लिखा हुआ मिलता कि डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के बाद
यहाँ पर हम एक और नए टॉपिक पर प्रोसीड कर रहे हैं। एक लास्ट कंसेप्ट में और क्लियर कर दूं डिस्ट्रक्टर के साथ। आपको ध्यान होगा मैंने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपको समझाया था, ठीक है। तो अगर हमने क्लास में क्या किया है, और पॉइंटर्स क्रिएट किए हैं जिनको कि हमें, अगर हमने क्या किया है, मैन्युअली उनको मेमोरी एलोकेट की है। यहाँ पर ऐसे कुछ कंसेप्ट हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो मैंने उस केस में समझाया था कि ये जो पॉइंटर्स हैं इनको अगर हम फ्री करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, डिलीट ऑपरेटर पुट कर सकते हैं। लेकिन डिलीट ऑपरेटर का भी एक ड्रॉबैक है। डिलीट ऑपरेटर के साथ में पॉइंटर्स अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंटर एरे यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, हम ऐसा मानते हैं कि वो ब्लॉक क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो उसका सोल्यूशन, वो एक प्रॉब्लम भी कहलाती है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम कहलाती है डैंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। क्या कहने का मतलब है कि मैंने क्या किया, एक सिंपली पॉइंटर क्रिएट किया और पॉइंटर को मेमोरी भी अलोकेट कर दी। देन पॉइंटर को क्या किया, मेमोरी में से इरेज करने के लिए, ठीक है, यानी कि जो ब्लॉक है उसको मैंने क्या कर दिया, फ्री करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सी में भी हमारे पास में फ्री एक फंक्शन था, वैसे ही यहाँ पर सी प्लस प्लस में इंस्टेड ऑफ फ्री वी कैन यूज डिलीट, ऐसा मैंने आपको समझाया था, ठीक है। पर डिलीट के केस में प्रॉब्लम जो थी वो सिंपली ये रहती है कि वो क्या नहीं करता, ब्लॉक को प्रॉपरली टर्म डिलीट नहीं करता, यानी कि मेमोरी फ्री नहीं करता पॉइंटर की, ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, पहली बात तो ये कि आप जब डिलीट के साथ में जो भी पॉइंटर का नेम है या पॉइंटर एरे अगर आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को आप डिस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं, तो ये कंसेप्ट जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर आप पॉइंटर में इसके अकॉर्डिंग इसके अलावा नल भी असाइन कर देंगे तो भी क्या होगा, जो पॉइंटर है, ठीक है, जिसको कि हमने मेमोरी अलोकेट की थी, मैं पॉइंटर की बात कर रही हूँ जिसको मैंने न्यू करके मेमोरी अलोकेट की थी, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डिलीट ऑपरेटर के थ्रू ऐसे डिलीट तो कर ही सकते हैं, प्लस अगर हम उसमें नल असाइन कर दें तो वो पर्टिकुलर पॉइंटर किसी और मतलब उसी स्पेसिफिक एरे को पॉइंट नहीं करेगा वापस से, ठीक है। अब जो मैंने बोला एक एक सिंपल एग्जांपल से हम उसको वापस से देखेंगे। अभी इस केस में मुझे सिर्फ इतना समझाना था कि डिस्ट्रक्टर में हम डिलीट कीवर्ड को भी यूज कर सकते हैं, और डिलीट कीवर्ड हमेशा पॉइंटर के साथ यूज में आता है, ऐसा पॉइंटर जिसको हमने मेमोरी अलोकेट की है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रक्टर का एक और यूज हो गया। सिंपल स्टेटमेंट तो हमने लिखना देखा ही था, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक बार इनको ट्राई करिएगा और फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप पूछ सकते हैं। इस कंसेप्ट में मैंने सिर्फ इतना ही समझाया कि हमने डायनेमिकली जो ब्लॉक क्रिएट किया है उसको भी हम डिस्ट्रक्टर का यूज करके फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमने देखा था कि लास्ट कुछ एग्जांपल्स में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी फंक्शन से हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ तरीका हमने बहुत अच्छे से देखा था, ऑब्जेक्ट को पास करना, ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाना। अब अभी जो मैं आपको यहाँ पर ये कंसेप्ट वापस से आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यही लिखा है, तो यहाँ पर एक नया तरीका हम समझने वाले हैं। क्या तरीका है देखते हैं। हेडिंग वही है कि आपको ऑब्जेक्ट क्या करवाना है, रिटर्न करवाना है, ठीक है, एक फंक्शन का यूज करके। तो समझते हैं कैसे काम होगा। मैंने पिक्सल क्लास यहाँ पे क्रिएट की है जिसमें सिंपली दो डेटा मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगेन इंटीजर का ए और इंटीजर का बी, यहाँ पर हमारे पास में दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो सिंपली डेटा मेंबर्स हैं, नॉट आर्ग्यूमेंट्स। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर की तो देखिए मैंने यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर्स वापस से क्रिएट किए हैं। प्रीवियस एग्जांपल वापस से मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। एक कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटराइज्ड है, मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, और एक कंस्ट्रक्टर हमारे पास में पैरामीटराइज्ड है, यहाँ पर हमने दो आर्ग्यूमेंट सेंड किए हैं।
ठीक है, काम तो हमें पता ही है, अभी हमने समझा ही था। अब एग्जैक्टली अगर मैं ऑब्जेक्ट के रिटर्निंग की बात करूं, तो हमने ये देखा था कि किसी भी फंक्शन से हम कोई वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं। मैं अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करवाती हूँ, तो फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो सिंपली क्या हो जाता है, इंट। और अगर कुछ नहीं रिटर्न करवाना है तो हम सिंपली वॉइड मेंशन करते हैं। अब इस प्रोग्राम में जो समझने वाली बात है वो ये है कि मैंने इस फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाया है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाने के लिए मैंने यहाँ पे अगेन पिक्सल डेटा टाइप मेंशन किया है। पिक्सल हमारे पास में एक क्लास का नाम है जो कि एग्जैक्टली अब एक डेटा टाइप बन चुका है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया। अब इस प्रोग्राम में मेन समझने वाली बात ये है कि जब भी हम किसी ब्लॉक के अंदर भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ भी कंस्ट्रक्टर कॉल होता ही है। तो टेम्प के साथ मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई नहीं किए, तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये रहेगा कि टेम्प ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो सिंपली जो हमारे पास में नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। अब नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो सिंपली टेम्प जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसके ए और बी में क्या वैल्यू असाइन हो गई, 10 और 20। अब मैंने एग्जैक्टली क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको पहले भी ऐसा कुछ बताया था कि हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, उसी को रिटर्न करवा रहे थे। लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल में क्या किया, ऑब्जेक्ट जो है वो खुद से क्रिएट किया और उसको रिटर्न करवा रही हूँ, ठीक है। तो मैंने टेम्प नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, देन इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में इनिशियली 10 और 20 जो वैल्यू थी, मैंने उसको क्या कर दिया, वापस से चेंज करना चाहा। तो देखें इस टाइम, अब अगर मैं बात करूं कि टेम्प ऑब्जेक्ट जो है उसका ए और बी की वैल्यू मुझे चेंज करनी है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया टेम्प डॉट ए और टेम्प डॉट बी, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को आपको चेंज करना है, तो पहले ऑब्जेक्ट का नेम आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। देन मैंने क्या किया है, यहाँ पर ए और बी बिना किसी ऑब्जेक्ट के मेंशन किए हैं। तो इसका मतलब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ मेंशन नहीं किया, तो सिंपल सा जो कंसेप्ट है, जो ध्यान देने वाली बात रहेगी वो ये रहेगी कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ ये फंक्शन कॉल हुआ है, ये ए और बी उसी ऑब्जेक्ट के कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मेन फंक्शन की, ठीक है, तो देखें मेन फंक्शन से जब मैंने ऐड पिक्सल फंक्शन मेन फंक्शन से जब मैंने ऐड पिक्सल कॉल किया, तो मैंने यही काम P2 ऑब्जेक्ट के साथ किया, ठीक है। तो P2 ऑब्जेक्ट के साथ अगर ये काम किया, तो P2 ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, और P2 ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली जब मैंने क्रिएट किया था, तो उसके डेटा मेंबर्स में 300 और 400 वैल्यूज थी, ठीक है। तो सिंपली वही वैल्यूज कहाँ पर यूज में आएंगी, इस पर्टिकुलर ऐड पिक्सल नाम के फंक्शन में। तो देखें ए की वैल्यू यहाँ पे 300 होगी, ये ए क्या है, जिस ऑब्जेक्ट ने ये ऐड पिक्सल कॉल किया, और बी क्या है, जिस ऑब्जेक्ट ने ये सिंपली ऐड पिक्सल कॉल किया। करंट ऑब्जेक्ट के साथ हमें कभी भी डॉट लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मैंने टेम्प क्रिएट किया था ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम यहाँ पर डॉट लगाकर उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 300 P2 ऑब्जेक्ट के ए मेंबर की वैल्यू थी, उसमें मैंने टेम्प ऑब्जेक्ट के ए डेटा मेंबर की वैल्यू को सिंपली ऐड करवा दिया, तो रिजल्ट बना 310। और सेम मैंने यहाँ पर भी यही किया है, ठीक है। तो टेम्प के बी में अब और टेम्प के ए की बात करें तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा 310 यानी कि 310, और यहाँ पर हो जाएगा 420, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि टेम्प क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम बात करें टेम्प के रिटर्निंग की, तो देखें ये पर्टिकुलर ब्लॉक का डेटा टाइप क्या है,
इस फंक्शन का डेटा टाइप है पिक्सल, ठीक है, जो कि क्लास का नेम है। तो अब रिटर्न भी क्या हो रहा है, उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी क्लास में मैंने डिस्प्ले फंक्शन भी क्रिएट किया है, जैसा कि हम अभी तक करते रहे हैं, और मैंने एक्सेप्ट फंक्शन भी क्रिएट किया है। तो देखें यहाँ पर जब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा। P1 एक यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके डेटा मेंबर्स में एग्जैक्टली हमें पता है कि यहाँ पर क्या कॉल होगा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के केस में अगर मैं बात करूं, डेटा मेंबर्स की वैल्यू 10 और 20 असाइन हो रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो डेटा मेंबर्स में 10 और 20 वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो एड पिक्सल फंक्शन कॉल हुआ था, इसके रिजल्ट को मैंने अगेन P1 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसी में क्या कर दिया, असाइन कर दिया। आप चाहें तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग P1 ऑब्जेक्ट बिफोर दिस लाइन, आप यहाँ पर इसको इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बोथ आर वैलिड मेथड्स। यहाँ पर मैंने P1 ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया, तो P1 ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वैल्यू थी 10 और 20, जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, तो वो ओवरराइट होके जो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से वैल्यू रिटर्न हुई थी, कौन सी वैल्यू रिटर्न हुई थी, यहाँ देखें, तो इस केस में 310 और 420 वैल्यूज रिटर्न होगी, ठीक है। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की जो वैल्यू थी वही यहाँ पर क्या होगी, रिटर्न होगी, ठीक है। तो ये जब ब्लॉक रिटर्न हुआ तो पूरा का पूरा ब्लॉक P1 में असाइन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग P1 के A और B में 310 और 420 वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा जब हम P1 के साथ डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस 310 और 420 वैल्यू हमें एज अ आउटपुट शो हो जाएगी। बाकी मैंने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना जो कंसेप्ट था वो डायग्राम बनाकर भी आपको पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था, तो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। अब जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फंक्शन का रिजल्ट एज अ ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करवाते हैं, तो जैसे कि हमने एक कंसेप्ट देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सिंपली असाइन होगा और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की डेटा मेंबर्स की वैल्यू इसमें कॉपी हो जाएगी, ठीक है। देन आगे कंटिन्यू करें, तो नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है वो है कि ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवाने का एक और मेथड, ठीक है। अब ये जो मेथड है ये कुछ एक नया तरीका है हमारे पास में इम्प्लीमेंट करने का। इस प्रोग्राम में मैंने प्रीवियस प्रोग्राम को वापस से कॉपी किया है, तो जो सिंपली सेम है मैं उसको वापस से नहीं बता रही आप लोगों को। मैंने कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं, एक्सेप्ट डिस्प्ले फंक्शन बनाए हैं, ठीक है। ये सारा काम तो प्रीवियस प्रोग्राम का मैंने एज इट इज कॉपी किया है। अब अगर हम बात करें मेन से एग्जीक्यूशन, तो देखें पहले मैंने P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और P1 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो दैट मीन्स कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, 2 आर्ग्यूमेंट सेंड किए हैं। तो अब तो समझ आ गया होगा कि यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट सेंड किए हैं, तो डेफिनेटली 2 आर्ग्यूमेंट वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही P2 के साथ भी मैंने 2 आर्ग्यूमेंट सेंड किए, तो P2 के डेटा मेंबर्स में वैल्यू हो जाएगी 300 एंड 400। और अकॉर्डिंग टू P1 मैंने यहाँ पे वैल्यूज जो है वो क्या मेंशन की है। अगर मैं P1 ऑब्जेक्ट के A की बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 50, और P1 ऑब्जेक्ट के अगर हम B की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 60, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट पासिंग का एक नया तरीका आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, और अब देखें मैंने किस तरीके से यूज किया है।
मैंने यहाँ पे एक P2 ऑब्जेक्ट जो है, जो सिंपली बनाया था, उसी के साथ मैंने एड पिक्सल को कॉल किया। ठीक है, एड पिक्सल की कोडिंग मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं की है। प्रीवियस एग्जांपल में भी एड पिक्सल नाम से फंक्शन था, यहाँ पर भी वही फंक्शन है। ठीक है, जो चेंज्ड पार्ट है वो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बट मैंने इस केस में जो एड पिक्सल फंक्शन क्रिएट किया, उसमें एक ऑब्जेक्ट भी पास किया। तो देखें, एक तो P2 ऑब्जेक्ट जो है वो तो क्या कर रहा है, एड पिक्सल फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो कंसेप्ट समझने वाले हैं। एक ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, हम एज अ आर्ग्यूमेंट हम उसमें सेंड कर रहे हैं। तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में यूज में आ रहे हैं। ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो रिटर्न भी हो रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और रिटर्न जब होगा तो हम उसको डिस्प्ले भी करवा देंगे। अब एग्जैक्टली ये प्रोसेस किस तरीके से होगी उसको समझते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्निंग के लिए जो कंसेप्ट मैं आप लोगों को अभी समझाने वाली, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने एड पिक्सल नाम का फंक्शन वापस से क्रिएट किया है। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने इसमें एक ऑब्जेक्ट भी पास किया है। अब ऑब्जेक्ट पास किया मैंने फंक्शन को कॉल करते टाइम, कौन सा ऑब्जेक्ट पास किया, P1 ऑब्जेक्ट पास किया। तो हमें पता है P1 के डेटा मेंबर्स में वैल्यू क्या है, 50 और 60। ठीक है, और P2 के डेटा मेंबर्स में वैल्यू है 300 एंड 400। अब एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो मैंने P1 ऑब्जेक्ट को पास किया इस P में। ठीक है, तो P ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में देखें, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखें तो P ऑब्जेक्ट क्रिएट तो जरूर होगा, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस केस में डेफिनेटली नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। पहले कॉल हुआ तो P ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में वैल्यू 10 और 20 असाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें, ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो डेटा मेंबर्स में 10 और 20 वैल्यू कॉपी हो गई। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन मैंने कॉल करते टाइम P1 ऑब्जेक्ट भी पास किया। तो देखें इसके अकॉर्डिंग P1 जो पास हुआ था इस P ऑब्जेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग अब अगर मैं बात करूं P ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू, तो 10 जो है वो चेंज हो जाएगी 50 से, और 20 वैल्यू किससे चेंज हो जाएगी, 60 से। यानी कि अब सिंपली P ऑब्जेक्ट की नई वैल्यूज जो रहेंगी डेटा मेंबर्स की, वो क्या रहेंगी, 50 और 60। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से स्ट्राइक थ्रू से आप लोगों को शो कर रही हूँ, ये वैल्यूज हट चुकी हैं और ये नई वैल्यूज यहाँ पर हम मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, P1 ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर P ऑब्जेक्ट में असाइन हो चुका है। अब देखें, मैंने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अभी तक हमने ऐसा मेथड, एक तरीका हमने पहले नहीं देखा है, तो नया कंसेप्ट ही हमारे पास में कि देखिए मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, टेम्पररी टेम्प नाम से एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया है, प्लस ऑब्जेक्ट जिस ऑब्जेक्ट ने ये फंक्शन कॉल किया, और P ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर के साथ में ऐड भी करवाया। ये देखें मैंने क्या किया है, A प्लस P डॉट B। ठीक है, और यहाँ मैंने क्या लिखा है, B प्लस P डॉट B। पहले भी हम ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे, इससे प्रीवियस एग्जाम्पल में भी हमने ऐसे ही कुछ काम किया था, आप देखिएगा, लेकिन वहाँ तरीका थोड़ा अलग था काम करने का। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, टेम्प के A और B में वैल्यू इस तरीके से असाइन की थी, लेकिन अब इस मेथड में एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर में ही दो ऑब्जेक्ट्स के एडिशन को क्या कर रहे हैं, उसमें पास ऑन कर रहे हैं। तो देखें P डॉट A को मैंने ऐड कर दिया A, और ये A किसका है, करंट ऑब्जेक्ट जिसने की ऐड पिक्सल को कॉल किया। तो इसके अकॉर्डिंग 300 और 400 P2 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स की वैल्यू है। ठीक है, वो किसके साथ ऐड हो गई, इस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स यानी कि 50 और 60 वैल्यूज के साथ में।
ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग 350 और 460 ये रिजल्ट यहाँ पर क्या हो गया, मेंशन हो गया। तो सिंपली जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 2 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के कॉलिंग के साथ ही ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेपरेटली अपना काम या वर्क परफॉर्म करेंगे, वैल्यू ऐड होगी, देन टेम्पररी ऑब्जेक्ट के ए और बी में असाइन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने रिटर्न भी करवा दिया। तो आज के लिए इतना ही। जब ये सिंपली रिटर्न हो जाएगा तो P3 में असाइन हो जाएगा। ठीक है, बस हमें इतना ही समझना था कि एग्जैक्टली ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है कंसेप्ट, और लास्ट में 350 और 460 यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा।